नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे देश की जो सदियों की गुलामी के बाद अपनी आवाज, अपनी पहचान ढूंढ रहा था। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे उस देश ने अपनी किस्मत खुद लिखी। स्याही और कागज से तो लिखी ही, पर उससे कहीं ज्यादा उम्मीदों, सपनों और जबरदस्त बहसों से। ये कहानी है हमारे भारत के संविधान के बनने की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक राष्ट्र अपनी किस्मत लिखता कैसे है? क्या ये सिर्फ कुछ बड़े नेताओं के फैसलों से होता है, या फिर इसमें आम लोगों की छोटी छोटी उम्मीदों का भी हाथ होता है? भारत के मामले में जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं है, और इसमें कलम की ताकत, बहस की गर्मी और बलिदान की भावना, तीनों का बहुत बड़ा रोल था। इस कहानी की शुरुआत आज़ादी से दशकों पहले हो चुकी थी। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये एक विचार था, एक छोटी सी चिंगारी की तरह जो धीरे धीरे सुलग रही थी और जिससे एक दिन पूरे देश को रोशन करने वाली आग बनना था। इस विचार की जड़ें बहुत गहरी थी। देखिए, 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल में इसकी एक हल्की सी झलक मिलती है। फिर 1922 में गांधी जी ने इसे एक सिद्धांत बना दिया, और 1934 आते आते एम.एन. रॉय ने इसे एक ठोस, औपचारिक मांग का रूप दे दिया था। ये विचार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। गांधी जी का ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक घोषणा थी कि भारत अब किसी बाहरी ताकत के हुक्म का इंतजार नहीं करेगा। अब शासन का अधिकार लंदन से नहीं, बल्कि भारत की अपनी जनता के दिलों से, उनकी सोच से आएगा। अब कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है। जब अंग्रेजों ने भारतीयों की काबिलियत पर ही सवाल उठा दिया, तो हमारे नेताओं ने उस चुनौती को स्वीकार किया और एक ऐसा जवाब तैयार किया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। हुआ ये कि 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये तो सीधे सीधे पूरे देश का अपमान था। और तो और, भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने ताना मारते हुए चुनौती दे डाली, अगर भारतीय खुद को इतना ही काबिल समझते हैं तो ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो सबको मंजूर हो। और भारत ने इस चुनौती का जवाब दिया। एक तरफ था साइमन कमीशन, जो बाहर से हम पर थोपा गया था, तो दूसरी तरफ थी नेहरू रिपोर्ट, जिसे सभी पार्टियों ने मिलकर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में तैयार किया। ये भारतीय द्वारा अपने लिए संविधान लिखने का पहला बहुत ही मजबूत प्रयास था। अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे विश्व युद्ध की। इस युद्ध में फंसे अंग्रेजों को भारतीयों के सपोर्ट की सख्त जरूरत थी, तो उन्होंने एक के बाद एक कई प्रस्ताव पेश किए, लेकिन हर प्रस्ताव में कोई ना कोई ऐसी शर्त होती थी जिसे हमारे नेता किसी भी कीमत पर मान नहीं सकते थे। पहले 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। इसमें पहली बार संविधान सभा की मांग मान तो ली गई, लेकिन एक शर्त के साथ कि सब कुछ युद्ध खत्म होने के बाद होगा। मतलब एक ऐसा वादा था जिस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसमें प्रस्ताव थोड़े बेहतर थे, पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसमें क्लॉज था कि जो प्रांत चाहें वो भारत से अलग हो सकते हैं। ये तो देश को बांटने का एक बीज था, जिसे भारतीय नेताओं ने फौरन खारिज कर दिया। युद्ध खत्म होने से ठीक पहले 1944 में सी राजगोपालाचारी जी ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश की, ताकि एक अखंड भारत के लिए संविधान का रास्ता खुल सके। लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। और फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। इन तमाम नाकामियों के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब उस संस्था का गठन हुआ जिसे भारत का संविधान लिखना था, हमारी अपनी संविधान सभा। ये सब मुमकिन हुआ कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने ये मिशन भेजा, और इसी मिशन ने संविधान सभा के गठन का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। इसने चुनाव की प्रक्रिया बताई और एक अखंड भारत की नींव रखी। 389 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये पूरे भारत की तस्वीर थी। इसमें ब्रिटिश प्रांतों से लेकर सैकड़ों देसी रियासतों तक हर किसी के प्रतिनिधि को शामिल होना था। सोचिए कितनी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना थी ये। लेकिन जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो 389 में से सिर्फ 207 सदस्य ही वहां पहुंचे। हॉल में वो जो खाली कुर्सियां थीं, वो उस गहरे राजनीतिक बंटवारे और मुस्लिम लीग के बॉयकॉट की कहानी कह रही थी। मतलब सफर की शुरुआत ही एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ हुई। तो चलिए, सभा तो बन गई,
लेकिन अब असली और सबसे मुश्किल काम शुरू होना था। आखिर इतने बड़े, इतने विविध देश के लिए एक संविधान लिखा कैसे गया? ये जो पूरी प्रक्रिया थी ना, वो अपने आप में एक मिसाल है। इस प्रक्रिया को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने एक विजन तय किया, एक सपना दिखाया कि हमारा भारत कैसा होगा। फिर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस सपने का एक खाका तैयार किया। इसके बाद सभा के अंदर हर एक शब्द पर, हर एक कॉमा पर जबरदस्त बहस हुई और आखिर में सबकी सहमति से इसे अपनाया गया। ये काम किसी एक इंसान का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। संविधान के हर हिस्से के लिए अलग अलग कमिटियां बनाई गई। संघ की शक्तियों से लेकर मौलिक अधिकारों तक हर विषय पर अलग अलग लोगों ने काम किया। ये एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट था, जिसमें देश के कोने कोने से आए बेहतरीन दिमाग शामिल थे। और इस महान काम को पूरा करने में ठीक 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। ये आंकड़ा बस एक गिनती नहीं है, ये उन लोगों के समर्पण, उनकी मेहनत और उनकी लगन को दिखाता है, जिन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। उन्होंने दुनिया के लगभग 60 संविधानों को पढ़ा था, ताकि भारत के लिए सबसे अच्छा बना सकें। और इस लंबी, कठिन यात्रा का अंत हुआ एक शानदार सुबह के साथ, एक नए भारतीय गणराज्य के उदय के साथ। और फिर आए वो ऐतिहासिक दिन, 26 नवंबर 1949 को। सालों की मेहनत के बाद हमारे संविधान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार सब मिले और ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत ने पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया कि वो अब एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। आखिर में ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, ये उस लंबी लड़ाई का, उन तीखी बहसों का और उन करोड़ों सपनों का नतीजा था जो भारतीयों ने देखे थे। ये किसी विदेशी शक्ति का थोपा हुआ कानून नहीं, बल्कि भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए, भारतीयों की सोच से बना एक ग्रंथ था। तो आज का ये सफर हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। 75 साल से भी पहले लिखा गया एक दस्तावेज आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विविध लोकतंत्र को एक साथ कैसे बांधे रखता है और उसका मार्गदर्शन कैसे करता है? शायद इसका जवाब इसकी जड़ों में ही छिपा है।